ये कहानी उन 10,000 लोगों की है जो यहाँ इस साइलो नामी बंकर में 140 सालों से रह रहे हैं। 140 साल पहले इनके पूर्वजों के साथ क्या हुआ था? साइलो के बाहर जाते ही लोग मर क्यों जाते हैं? बाहर की हवा जहरीली कैसी हुई? उन विद्रोहियों ने इनके इतिहास को क्यों मिटा डाला? ये साइलो किसने बनाया? वो दिन कब आएगा जब धरती रहने लायक होगी? कब ये इस साइलो से बाहर निकलेंगे? ये तमाम सवाल साइलो के हर एक व्यक्ति के मन में है, पर इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जो कोई भी अपने इतिहास को खंगालने की कोशिश करता है, यहाँ की कानून व्यवस्था यानी कि जुडिशल द्वारा उस व्यक्ति को दंडित किया जाता है और उन्हें मरने के लिए साइलो से बाहर खदेड़ दिया जाता है। कमाल की वेब सीरीज है, इसलिए लास्ट तक देखना, डेफिनेटली मजा आएगा। ये है शेरिफ होल्स्टन बैकर, जो सुबह तड़के ऑफिस जाने के लिए निकल चुके हैं। आज से 3 साल पहले उनके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था। ऑफिस पहुंचकर इसी संबंध में वो एक लेटर में लिखते हैं, जिसमें वो लिखते हैं कि आईने के सामने ज्यादा से ज्यादा फूल लगाकर रखना। फिर अपना बैच भी उस लेटर के साथ रख दिए। उनके पास किसी प्रकार का कोई खुफिया फाइल भी था। अब तक ऑफिस में डेप्यूटी मार्न्स भी आ चुके थे। उन दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी। यहां से जाते टाइम शेरिफ होल्स्टन उन्हें होल्डिंग 3 में बुलाते गए। डेप्यूटी मार्न्स चौंक पड़े, क्योंकि कोई भी उस मनहूस जगह जाना नहीं चाहता। होल्डिंग 3 के अंदर एक जेल था, जहां पर जाकर शेरिफ अपने आप को कैद कर लिए। इसी जेल के विंडो वाली डिस्प्ले पर हम उनके किसी अपने को देखते हैं, जिनकी लाश साइलो के बाहर पड़ी थी। इतने में डेप्यूटी मार्न्स होल्डिंग 3 आए तो शेरिफ को जेल के अंदर देख परेशान हो उठे। गिड़गिड़ाने लगे कि जो गलती तुम्हारी पत्नी ने किया उसे मत दोहराना। पर शेरिफ यहां आने से पहले ही इरादा बनाकर आए थे। असल में ये काम तो उन्हें 3 साल पहले ही कर लेना चाहिए था। अगले पल बोल पड़े कि मुझे उसे देखने साइलो से बाहर जाना है। डेप्यूटी मार्न्स इस वाक्य को सुन निराश हो गए, क्योंकि यहाँ की कानून व्यवस्था उन्हें कभी नहीं बख्शती जो साइलो से बाहर जाने का जिक्र करते हैं। अगर बात जुबान से निकल गई तो उसे पत्थर की लकीर समझो, उसे मिटाया नहीं जा सकता। उन्हें साइलो से बाहर जाना ही पड़ता है। हालांकि इसके भी कुछ नियम है। बाहर भेजने से पहले कुछ तैयारियां करनी पड़ती है। इन 3 सालों के अंदर शेरिफ होल्स्टन के साथ क्या क्या हुआ, वो मरने के लिए बाहर क्यों जाना चाहते हैं, ये कहानी वो अपने दोस्त मार्नेस को सुनाते हैं। कहानी 3 साल पीछे फ्लैशबैक में जाती है, जहां पर हम शेरिफ होल्स्टन और उनकी वाइफ एलिसन को देखते हैं। कुछ दिन पहले एलिसन ने गर्भ धारण करने के लिए अर्जी लगाई थी, जिसकी मंजूरी इन्हें मिल गई है। असल में साइलो के जुडिशियल नए बच्चों के पैदाइश पर विशेष ध्यान रखते हैं। इसके पीछे की वजह आम लोगों को नहीं पता। हालांकि गर्भ धारण करने की मंजूरी वाली बात सबको पता होती है। कैंटीन के अंदर जिसे देखो वही उनको बधाई देने में लगा था। नाश्ता करने बैठते ही ग्लोरिया आधमकी। दरअसल ग्लोरिया जिनके बच्चे नहीं हो रहे होते, उन्हें परामर्श वगैरह देकर ठीक करने का काम करती है। उसे पता था कि एलिसन 2 बार अर्जी लेने के बाद भी गर्भ धारण नहीं कर सकी थी। ये उनका लास्ट चांस था। वो जब चाहे उनसे परामर्श लेने आ सकती है, ये बताकर वो चली गई। हालांकि इन्होंने उसके बातों पर कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया। यहां से वो बर्थ कंट्रोलर निकलवाने डॉक्टर के पास गए, जिसे साइलो में रह रहे हर लेडी के अंदर लगाया गया होता है, ताकि वो बिना इजाजत के गर्भ धारण न कर सके। उस जगह को सुन्न करके डॉक्टर उसके बर्थ कंट्रोलर निकाल दिए। अब वो गर्भ धारण करने के लिए आजाद हैं। देखते ही देखते 1 महीने गुजर गए, लेकिन बात नहीं बनी। एलिसन IT विभाग से थी। यहीं पर हम उसके बॉस बर्नार्ड से रूबरू होते हैं। दरअसल एलिसन नियमों के खिलाफ जाकर एक लेख पोस्ट की थी, जिसमें उसने डिलीट हुए पुराने कंप्यूटर फाइलों को रिकवर करने के बारे में बताया था। बर्नार्ड ने उसके पोस्ट को तुरंत डिलीट करवा दिया और एलिसन को वार्न भी करता गया, ताकि वो ऐसी गलती दोबारा न करे। यहाँ हर जगह इतने सारे नियम क्यों हैं? अगर विद्रोहियों ने इनका इतिहास मिटा दिया तो ये उस बारे में सवाल क्यों नहीं पूछ सकते? अगर इनके इतिहास से जुड़ा कोई भी दस्तावेज मिलता है तो जुडिशियल के गुंडे उसे मिटा क्यों देते हैं? शेरिफ हर दफा उसके इन बहकी बहकी बातों को नजरअंदाज कर देते थे। उन्हें बस इतना पता था कि उन्हें अपने संविधान के रास्ते पर चलना है, जिसे कहते हैं द पैक्ट। ये वो किताब है जिसके अंदर साइलो के सारे नियम है, जिसके अंतर्गत इन्हें रहना है। इसी तरह 208 दिन कब गुजर गए पता ही नहीं चला। अब एलिसन के पास गर्भ धारण करने के सिर्फ 157 दिन बचे थे। अगली सुबह एलिसन ऑफिस जा रही थी, तभी ग्लोरिया एक बार फिर उससे मिली। पर यह गर्भ धारण करने के विषय में नहीं था। असल में उसे कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे। आखिरकार उसके जिद पर एलिसन को उसके घर जाना ही पड़ा। बातचीत करने से पहले वो नल चालू करके आई, जो कि बड़ी अजीब बात थी। असल में उसे पूरा यकीन था कि उनके सभी बातों को मॉनिटर किया जाता है।
वैसे वो जानने की इच्छुक थी कि 140 साल पहले विद्रोहियों ने जो सर्वर मिटाए उनमें क्या था, उन किताबों में जो उन्होंने जला डाले, और क्या वो सच में विद्रोहियों ने किया था या फिर हमें यहां गुलाम बनाकर रखा गया है। आखिर हम जमीन के अंदर क्यों रहते हैं, असल में बाहर क्या हुआ था, आखिर वे क्यों नहीं चाहते कि हम बच्चा पैदा करें। एलिसन के पास उसके एक भी सवाल का जवाब नहीं था। उसने ये बात हॉल्स्टन को भी बताई, क्योंकि 3 साल कोशिश करने के बावजूद भी वो गर्भ धारण क्यों नहीं कर सकी। वैसे उनके पड़ोसी ने भी अर्जी डाला था, उनके बच्चे तो हुए हैं, इसलिए वो जुडिशियल को इसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, उनमें ही कुछ कमी होगी। वैसे भी एलिसन अब 38 की हो गई है। देखा जाए तो शेरिफ अपनी वाइफ के हर सवाल को दबा देते थे, जो आगे चलकर उन्हें बहुत खटकने वाला है। अगली सुबह एलिसन को एक जॉर्ज नामक कंप्यूटर मैकेनिक का अर्जी मिला। उसके कंप्यूटर में कुछ खराबी थी जिसके लिए उसने अर्जी डाला था। जॉर्ज के पास कल ही जाना था और कल फ्रीडम डे भी था। शेरिफ कल व्यस्त रहेंगे, इसलिए एलिसन रात को ही उन्हें बता दी कि अगली सुबह वो साइलो के मिड्स मार्केट में जाने वाली है। वहां किसी जॉर्ज नामी कंप्यूटर मैकेनिक का कंप्यूटर ठीक करना है। अगली सुबह वो उस कंप्यूटर मैकेनिक जॉर्ज से मिलने उसकी दुकान की तरफ निकल पड़ी। साइलो के हर एक फ्लोर पर आजादी के महोत्सव का रंगारंग प्रोग्राम हो रहा था। लोग इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए नजर आ रहे थे। एलिसन एंजॉय वगैरह करते हुए जॉर्ज की दुकान पर दस्तक दी। वो एलिसन को देख हैरान था, क्योंकि लगभग 12 अर्जी लगाने के बाद उन्होंने आखिर में एलिसन को भेजा था। वैसे तो मुझे डायरेक्ट भी अर्जी भेज सकते थे। दरअसल जॉर्ज नहीं चाहता था कि जुडिशियल को उस पर शक हो। बात ही कुछ ऐसी है, आज से 1 साल पहले उसे ये हार्ड ड्राइव कहीं से मिला था, जो उसके अंदाजे से 140 साल से भी पुराना है। जहां तक एलिसन को पता था कि विद्रोहियों ने आक्रमण के दौरान सारे ड्राइव नष्ट कर दिए थे। ये ड्राइव उस टाइम का नहीं होगा। यही तो बात है जिसके लिए जॉर्ज उसे यहाँ कंप्यूटर ठीक करने के बहाने बुलाया है। असल में एलिसन ने 8 महीने पहले जो डाटा रिकवर करने वाला पोस्ट लिखा था, उस पोस्ट को डिलीट होने से पहले उसने एक सीरॉक्स करवा लिया था। उसे सीखकर वो इस हार्ड ड्राइव को खोल तो पाया, मगर इसमें रखे फाइलों को कैसे देखना है उसे समझ नहीं आ रहा। इस हार्ड ड्राइव पर 18 लिखा था। उसके अंदर के फाइल्स को देख एलिसन घबरा गई, क्योंकि पुराने दस्तावेजों को रखना या उन्हें रिकवर करना, अपने इतिहास को जानना गैर कानूनी है। पकड़े जाने पर उन्हें सीधे खान में काम करने के लिए भेज दिया जाएगा। इसलिए उसे नष्ट करने की सलाह देकर वो फाइल्स को ओपन छोड़कर ही वहां से निकल गई। दूसरी ओर हम साइलो के मेयर पुष्पा को देखते हैं, जिन्हें साइलो का बच्चा बच्चा जानता है। वो मेयर ऐसे ही नहीं बनी, बल्कि उन्होंने इस पद को कमाया है। साइलो की जनता उनसे प्रेम करती है। सबको संबोधित करते हुए वो अपने भाषण में अपने पूर्वजों का जिक्र की, जिन्होंने 140 साल पहले आज ही के दिन विद्रोहियों से आजादी दिलाई थी। हालांकि इस आजादी की लड़ाई में विद्रोहियों ने इनके इतिहास के दस्तावेजों को पूरी तरह मिटा दिया था। इनके लाइब्रेरी जला दिए, सारे किताबों को नष्ट कर दिए थे। पर आखिर में उनकी हार हुई। साइलो के उन वीर शहीदों के लिए कुछ मिनट के लिए मौन रखा गया। इधर जॉर्ज को साइलो का ब्लूप्रिंट मिल चुका था, जिसके सबसे निचले हिस्से में एक सुरंग बना था। भाई साहब, इस खुफिया सुरंग को देख वो अचंभित रह गया। इसी प्रकार कुछ महीने और गुजर गए, फिर भी एलिसन मां नहीं बन पाई। आखिर जुडिशियल बर्थ कंट्रोल क्यों कर रहे हैं? जिस दिन माथा ठनका उसी पल इसका पता लगाने वो निकल पड़ी। इसका जवाब उसे ग्लोरिया के पास ही मिल सकता था। उनके बीच क्या बातचीत हुआ ये तो नहीं पता, पर एलिसन अगले दिन छुट्टी लेकर मार्केट जाने का मूड बनाने लगी। हॉल्स्टन उसकी बातों से सहमत था, क्योंकि घूमने फिरने से उसका मूड भी ठीक हो जाएगा। हालांकि ये बहाना तो वो जॉर्ज से मिलने के लिए बना रही थी। उसे इस हार्ड ड्राइव के सारे फाइल्स देखने थे। इसमें हजारों फाइल्स थे, जिन्हें देखते देखते कब सुबह से शाम हो गई पता ही नहीं चला। एलिसन थक कर चूर हो चुकी थी, वापस जाने ही वाली थी, तभी उसकी नजर एक फाइल पर पड़ी, जिस पर लिखा था जेन कारमोडी क्लीनिंग। जाने से पहले सोची कि एक आखिरी फाइल खोल लेते हैं। भाई साहब, उस फाइल में एक वीडियो था, जिसे देख दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। बाहर के वातावरण में हरियाली तथा इन्हें कुछ उड़ते हुए जीव दिखे, जबकि साइलो के डिस्प्ले पर वे इन्हें कुछ और ही दिखाते हैं। आखिर माजरा क्या है? यही सोचते हुए एलिसन घर लौट आई। इन सब के बारे में शेरिफ को कुछ नहीं बताई। हालांकि वो एलिसन के लिए चिंतित था, क्योंकि इस बार भी वो माता पिता बनने में विफल रहे। नियम के मुताबिक कल सुबह 11 बजे इन्हें बर्थ कंट्रोलर लगवाने डॉक्टर के पास जाना होगा। खैर, अभी भी इनके पास 7 घंटे बचे थे, पर एलिसन हार मान चुकी थी। अगली सुबह उसका कुछ अता पता नहीं था। शेरिफ को लगा कि वो डॉक्टर के पास गई होगी, मगर वो वहां नहीं थी। यही नहीं, वो अपने ऑफिस में भी नहीं थी। काफी खोजबीन करने के बाद वो ग्लोरिया के घर पर मिली। उसको इस हाल में देख शेरिफ हैरान रह गए।
तो बात ऐसी है कि यहाँ के संविधान लागू करने वाले उन्हें कभी भी माता पिता बनने देना ही नहीं चाहते। इसके पीछे की वजह तो वो नहीं जानती, पर उस दिन डॉक्टर ने पर्दे के पीछे उसका बर्थ कंट्रोलर नहीं निकाला था। वो कभी नहीं निकालते, बस दिखावा करते हैं। ये है उसका प्रूफ। भाई साहब, उसने अपना बर्थ कंट्रोलर